दोस्तों, आप सबको जिस सीरीज का बेसब्री से इंतजार था, आज वो सीरीज आ गई है। जी हाँ, हमारा शांति से ठंडे दिमाग का यूज करके खून करने वाला वकील वापस लौट आया है। दरअसल इसके दिमाग में केमिकल लोचा है, जिसके कारण इसको किसी से भी खतरा महसूस होता है, या फिर इसको ऐसा लगता है कि इस बंदे ने मेरी बेइज्जती कर दी, तो ये उसको टपका देता है। वो भी इस तरीके से कि पुलिस को उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। अब हम थोड़ा पिछली कहानी पर नजर मारते हैं। हमारा ये जो वकील है, इसका नाम है जैक, और ये ड्रैगन नाम के माफिया के लिए काम करता था। ये उसके हर आदमी, ड्रग्स, कॉल गर्ल्स और हथियारों के धंधे को कानून से बचा कर रखता था। ये अपने काम में इतना बिजी था कि अपनी बेटी और वाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था। वैसे तो इसने अपने जीवन में कभी लड़ाई नहीं की, लेकिन 45 की उम्र में आते आते इसने अपनी लाइफ का पहला मर्डर कर ही डाला, और फिर उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर 6-7 और मर्डर करवा डाले। अब अपना वकील टेंशन में रहने लगा था, इसलिए इसको मेडिटेशन का ख्याल आया और ये पहुंच गया एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर इसको हर मुश्किल सिचुएशन में कैसे शांत रहना है, इसके ही अलग अलग आइडियाज देता था। अब अपने वकील ने अपनी फैमिली को फुल टाइम देना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद अपनी वाइफ की सहमति से कुछ दिन अपने काम को सौंपने का फैसला किया, जिसके लिए इसने एक होटल के अंदर रूम ले लिया ताकि कोई भी इसको परेशान ना करे। फिर एक दिन ये अपनी बेटी को लेकर अपने बॉस के लेक हाउस पर घूमने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में इसके बॉस ड्रैगन का फोन आ जाता है और वो वकील को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। तुरंत ड्रैगन कहता है कि मैंने अपने दुश्मन के राइट हैंड को मार डाला और अब पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मुझे इस शहर से बाहर निकलना है। फिर वकील उसको अपनी कार की डिग्गी में छुपाकर लेक हाउस पर ले जाता है, लेकिन वहां जाकर वो अपनी बेटी के साथ इतना बिजी हो जाता है कि अपने ही बॉस को डिग्गी से निकालना भूल जाता है। अब एक तरफ तो जैक अपनी बेटी के साथ ठंडे ठंडे पानी में एंजॉय कर रहा था, और दूसरी तरफ ड्रैगन कड़कती धूप में कार के अंदर उबल रहा था, जिसके कारण कुछ ही घंटों में उसकी जान चली जाती है। अब वकील सोचता है जान तो चली ही गई, टेंशन काय को लेनी, कल देखेंगे इसका क्या करना है। फिर अगले दिन जब जैक वापस जाने लगता है तो उसकी बेटी पूछती है, पापा कार के अंदर बदबू कैसी आ रही है? जैक बताता है, बेटा कार के अंदर चूहा मर गया है, मैं बाद में साफ कर लूंगा। फिर वो अपनी बेटी को घर पर छोड़ने के लिए जाता है, और जब वहां से वापस जाने लगता है तो ड्रैगन के 2 खास आदमी आकर उससे पूछते हैं कि ड्रैगन कहां पर है। जैक कहता है कि वो अंडरग्राउंड हो गया है और उसके बारे में बताने की इजाजत तो मुझे भी नहीं है, लेकिन उसके ऑर्डर तुम्हें टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फिर वो वापस से लेक हाउस जाता है और ड्रैगन का कचुम्बर निकालकर मछलियों को खिला देता है, लेकिन उसका अंगूठा खुद ही रख लेता है, क्योंकि ड्रैगन अपने अंगूठे को मोहर की तरह इस्तेमाल किया करता था, यानी कि स्टैंप की तरह। फिर वो ड्रैगन के अंगूठे की नकल तैयार करता है, क्योंकि अंगूठा धीरे धीरे सड़ रहा था। लेकिन जब वो ड्रैगन का अंगूठा फ्लश करने के लिए जाता है तो वहां पर ड्रैगन का खास आदमी टोनी आ जाता है, और ऊपर से अंगूठा भी फ्लश नहीं होता, इसलिए वकील उसको अपनी पॉकेट में ही रख लेता है। फिर जब टोनी वॉशरूम जाता है तो वकील ड्रैगन का अंगूठा उसके कुत्ते को ही खिला देता है, यानी कि सारे सबूत स्वाहा। तभी नेक्स्ट डे जैक की वाइफ उसको एक और नई टेंशन दे देती है और बताती है कि हमारी बेटी की एडमिशन किसी भी किंडरगार्टन में नहीं हो रही, जल्दी से कुछ करो वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर वकील अपना दिमाग चलाता है और ड्रैगन के नकली अंगूठे का इस्तेमाल करके उसके आदमियों के लिए एक ऑर्डर तैयार करता है, और उस ऑर्डर को लेकर जाता है सीधा साशा के पास। इस ऑर्डर में लिखा था कि अब हमें उस डे केयर किंडरगार्टन पर कब्जा करना होगा, ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम अच्छा काम भी करते हैं। वकील कहता है शायद बॉस के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, ऑर्डर दिया है तो मानना ही पड़ेगा। फिर वकील साशा को साथ लेकर किंडरगार्टन में पहुंच जाता है। साशा कहता है, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, अगर तुम ड्रैगन को कहो कि मैं यहाँ का हेड बनना चाहता हूँ तो शायद वो तुम्हारी बात मान ले। जैक कहता है, ड्रैगन भी तो यही चाहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। फिर वो दोनों अंदर जाकर उस जगह के तीनों पार्टनर्स को धमकाते हैं और ड्रैगन के पैसों में से इस जगह की 1.5 गुना कीमत देकर इस किंडरगार्टन को खरीद लेते हैं। फिर बाहर आकर वकील अपनी वाइफ को खुशखबरी देता है कि हमारी बेटी को किसी किंडरगार्टन में एडमिशन नहीं मिल रही थी ना, तो लो हमने यहाँ का सबसे बेस्ट किंडरगार्टन ही खरीद लिया। लेकिन तभी वहाँ पर बोरिस यानी कि ईगल के गुंडे आकर इन दोनों को किडनैप कर लेते हैं और बोरिस के सामने पेश करते हैं। दरअसल ड्रैगन और बोरिस पहले दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के तगड़े वाले दुश्मन बन गए। बोरिस वकील से पूछता है कि ड्रैगन कहाँ पर छुपा है, मुझे उससे मिलना है। वकील कहता है जल्दी ही मिलवा दूंगा। फिर बोरिस उन दोनों को 5 दिनों की मोहलत देता है और फिर छोड़ देता है। अब इन 5 दिनों में वकील अपने रास्ते के कई सारे कांटे निकाल कर फेंक देता है, यानी कि उनको मरवा देता है। फिर 5 दिन पूरे होते ही जैक टोनी को पकड़कर
बोरिस के पास ले जाता है और कहता है ड्रैगन ने आपके लिए तोहफा भेजा है, यानी आपके राइट हैंड के बदले उन्होंने अपना राइट हैंड भेजा है। फिर बोरिस उसकी पैंट उतरवाकर उसके अखरोट के साथ बॉम्ब बंधवा देता है और शौचालय के पीछे रखवाकर उसमें विस्फोट कर देता है। लेकिन तभी वकील के कहने पर साशा वहां पर एक ड्रोन क्रैश करवा देता है। फिर वकील बोरिस को कहता है कि लगता है पुलिस वालों ने आपको ये मर्डर करते हुए देख लिया, आपको भी ड्रैगन की तरह अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। अगर आप कहो तो मैं आपको ड्रैगन के पास ले चलता हूँ। बोरिस उसकी बात मान जाता है और वकील के कहने पर कार की डिग्गी में लेट जाता है। अब बोरिस को किडनैप करके वकील उसके आदमियों को भी खुद ही ऑर्डर देने लगता है, वो भी बोरिस का नकली अंगूठा इस्तेमाल करके। अब हमारा शांत दिखने वाला वकील 2 बड़ी गैंग का मालिक बन गया था, जिसको अब ये अपने ही तरीके से हैंडल करता था। लेकिन वकील के पीछे एक पुलिस वाली भी पड़ी थी, जो कि अपने वकील की बचपन की दोस्त थी। और पुलिस का पीछे लगना भी स्वाभाविक था, क्योंकि पहले ड्रैगन, फिर मूरत, फिर बिल्लू नशेड़ी, फिर टोनी और टोनी का पुलिस वाला दोस्त, एक के बाद एक कई बंदे वकील के कहने पर मारे गए। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं एग्मा जब अपने ऑफिस में बैठी थी तो उसके हाथ वकील की बेटी का बोलने वाला खिलौना लग जाता है, जिसमें वकील की आवाज रिकॉर्ड थी कि मैं अपने क्लाइंट को मारकर आजाद हो गया। अब आगे फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट सीजन खत्म हुआ था, यानी कि पुलिस वाली एग्मा के हाथ जैक की बेटी का खिलौना लग जाता है, जिसके अंदर वकील की आवाज रिकॉर्ड थी कि मैं अपने क्लाइंट को खत्म करके आजाद हो गया। अब ये वकील के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत था, इसलिए एग्मा बहुत खुश हो जाती है और नाचते हुए कहने लगती है कि मुझे पहले से ही पता था कि वकील ही कातिल है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि उस खिलौने में पिछली आवाज हटकर उसकी खुद की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है और एग्मा दुखी होकर रोने लगती है। अगले सीन में हम हमारे वकील को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली को लेकर छुट्टियां मनाने के लिए जाता है, वो भी एक खूबसूरत लोकेशन पर। काफी देर चलने के बाद वो सब एक हिल टॉप रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि ये सब काफी चलने के बाद यहाँ पर पहुंचे थे, तो सभी को जोरों से भूख लगी थी, लेकिन इनको वेटर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। फिर जैक वेटर को बुलाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वेटर बदतमीजी से बात करता है और कहता है हाँ हाँ तुम बाहर चलो मैं आता हूँ। लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी वेटर नहीं आता, और जब वो आता है तो वो मेन्यू देकर जाने लगता है। जैक कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारी बस 2 ही आइटमें हैं। लेकिन वेटर कहता है कि आपको इंतजार करना होगा। अब वेटर जैक को छोड़कर बाकी सभी टेबल पर घूम घूम कर जैक को गुस्सा दिला रहा था, लेकिन जैक बेचारा अपनी फैमिली के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो वेटर को जबरदस्ती पकड़कर खींच लेता है और कहता है बहुत हो गया मजाक, अब तो हमारा ऑर्डर लेकर ही आओ। फिर जैक की वाइफ जैक के बिहेव के लिए माफी मांगती है। वेटर कहता है बताइए आपके लिए क्या लेकर आऊं। जैक कहता है 3 गर्मा गर्म पैनकेक और 3 ठंडी ठंडी लेमनेड। लेकिन वेटर तो पहले की तरह जानबूझकर परेशान करने लगता है। फिर 15-20 मिनट का वेट करवाने के बाद आखिरकार वेटर जैक का भी ऑर्डर ले आता है, लेकिन जानबूझकर पैनकेक ठंडा ले आता है और लेमनेड गरम, जिसके कारण दोनों मियां बीबी में लड़ाई हो जाती है। फिर जैक गुस्से में वेटर के पास जाता है और कहता है अभी की अभी मेरा बिल लेकर आओ। तभी उसकी वाइफ कहती है जैक अब तुम यहाँ से जाओ और तभी वापिस आना जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। अब जैक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके मन में वेटर को मजा चखाने का ख्याल आता है। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और केबल कार वाली जगह से सेफ्टी गेट खोल देता है और उसके आगे बियर के क्रेट भी लगा देता है ताकि वो साला वेटर नीचे गिर जाए। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपनी फैमिली के साथ नीचे की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसको पता चलता है कि वेटर खाई में गिर गया और रेस्क्यू टीम उसको ढूंढने के लिए जा रही है। अब इस बात पर भी जैक को अपनी वाइफ से डांट पड़ जाती है कि तुम उसके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वहां से निकलकर जैक सीधा अपने डॉक्टर के पास जाता है और उनको भी सारी बात बता देता है। जैक कहता है कि मैं ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ये काम किसी ने करवाया है। डॉक्टर पूछता है कि क्या वो वेटर ठीक है। जैक बताता है कि उसकी टांग टूट गई है और साथ में गर्दन भी। जैक डॉक्टर को ये नहीं बताता कि वो वेटर मारा गया। फिर डॉक्टर जैक को मेडिटेशन करवाता है और समझाता है कि ठंडा पैनकेक मिलने पर तुम्हें गुस्सा नहीं आया था, बल्कि तुम्हारे अंदर के बच्चे को गुस्सा आया था। जब भी कोई तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख देता है तो तुम्हारे अंदर के बच्चे को कुछ होने लगता है और फिर वो नाराज हो जाता है और तुम्हें गुस्सा होने पर मजबूर कर देता है। अब तुम्हें उस बच्चे पर काबू पाना होगा। फिर वहां से निकलकर जैक अपने किंडरगार्टन पर जाता है और वहां एक सिंगल मॉम को देखकर अट्रैक्ट
हो जाता है। जब जैक अंदर जाता है तो साशा उसको कहता है, तुम बोरिस को खाना दे देना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर बोरिस को खाना देने के बाद जैक अपने घर चला जाता है, जो कि इसी बिल्डिंग के ऊपर वाले माले पर था। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ दिन जैक अपनी फैमिली के साथ रहता है और कुछ दिन अकेला रहकर अपना काम निपटाता है ताकि कोई भी इसको परेशान ना करे। तो इस समय ये यहाँ पर अकेला ही रह रहा था। अब एक साथ दो गैंग को संभाल कर जैक टेंशन में आ जाता है, इसलिए इसको मेडिटेशन की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर डॉक्टर जैक को उसके अंदर के बच्चे से मिलवाता है और समझाता है कि इसकी हर ख्वाहिश ये दर्शाती है कि आपकी लाइफ में किस चीज की कमी है, इसलिए अपने अंदर के बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करो इससे पहले कि अंदर का बच्चा मर जाए। फिर वो अपनी एक बहुत ही पुरानी ख्वाहिश को पूरा करता है और अपने लिए एक लैंड रोवर की ओल्ड डिफेंडर खरीद लेता है। फिर वो अपने अंदर के बच्चे का ये सपना जो वो बचपन में देखा करता था पूरा कर देता है। फिर पहले वो लॉन्ग ड्राइव पर जाता है और वहां से एक म्यूजियम में जाता है। फिर बच्चे के कहने पर वो डायनासोर की एक हड्डी भी चुरा लेता है। तभी रात को 2:30 बजे जब जैक सो रहा था तो बाहर से कुछ लोगों का शोर सुनाई देता है और जब वो जाकर देखता है तो वहां पर कुछ नशेड़ी हल्ला गुल्ला कर रहे थे। फिर जैक के अंदर का बच्चा कहता है कि हमें इनके ऊपर पत्थर जैसा कुछ फेंकना चाहिए। अब जैक समझदारी से काम लेता है और फ्रिज में से आइस क्यूब लाकर उन नशेड़ियों के ऊपर फेंकने लगता है। फिर उन सबको भगाने के बाद जैक खूब चैन की नींद सोता है, लेकिन सुबह सुबह साशा उसको जगाने के लिए आ जाता है और बताता है कि बोरिस भाग गया। अब जैक को अपनी जान की चिंता होने लगती है क्योंकि बोरिस एक माफिया है और जैक ने उसको किडनैप करके रखा हुआ था। सेकंड एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। ये वो समय है जब जैक ने बोरिस को ड्रैगन से मिलने के बहाने किडनैप कर लिया था। फिर रास्ते में जैक साशा के पास फोन करता है और पूछता है कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। साशा बताता है कोई नहीं कर रहा। उस दिन अगर जैक चाहता तो बोरिस को जान से मार सकता था, लेकिन जैक और खून नहीं चाहता था। फिर जैक और साशा बोरिस को अपने किंडरगार्टन में ले जाते हैं। वहाँ बोरिस हाथापाई करके बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसको करंट लगा देता है। अब क्योंकि साशा ने बोरिस को पकड़ा हुआ था तो वो करंट साशा को भी लग जाता है, जिसके कारण दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब वकील तो बेचारा हर बार कर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आप ही कांड हो जाता है। फिर वो बोरिस को घसीटकर किंडरगार्टन के बेसमेंट में लेकर जाता है और वहां पर बंद कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जैक और साशा बोरिस के भाग जाने के कारण परेशान थे। साशा कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इसको रास्ते से हटा देते हैं, अब वो हमें अपने रास्ते से हटा देगा। फिर वो लोग टूटा हुआ ताला देखते हैं, जिसको देखकर समझ जाते हैं कि किसी ने इसको बाहर से ही भगाने में हेल्प की है। फिर जैक कहता है कि अपने सभी साथियों को कह दो चौकन्ने रहें, सबकी जान को खतरा हो सकता है। फिर साशा कहता है कि ऐसे में मैं किंडरगार्टन कैसे ओपन कर सकता हूँ, क्या बच्चों की जान को खतरा नहीं होगा। फिर वो दोनों किंडरगार्टन बंद करने का बहाना ढूंढते हैं और अपने ही दरवाजे का शीशा तोड़कर चोरों की तरह अंदर घुस जाते हैं। फिर ऑफिस में जाकर साशा थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखेर देता है और जैक पेरेंट्स वाले ग्रुप में मैसेज कर देता है कि किंडरगार्टन में चोरी हुई है, इसलिए कुछ दिनों तक किंडरगार्टन बंद रहेगा। तभी जैक के अंदर का छोटा चेतन कहता है इतनी सी तोड़फोड़ काफी नहीं होगी और करो, इसलिए जैक वहां पर काफी सारा सामान बिखेर देता है। तभी कुछ देर बाद उसके पास उसकी वाइफ का फोन आता है और वो कहती है कि आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, क्या एमिली को तुम संभाल लोगे। जैक बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसकी एक भी नहीं सुनती और कहती है थोड़ी देर तक मैं उसको तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगी। इतने में एग्मा भी वहां पर आ जाती है। उसको देखकर जैक जल्दी से नीचे जाता है ताकि बाहर से ही उसको भगा दे, लेकिन वो तो बाल की खाल निकालने के लिए आई थी। फिर अंदर जाकर छानबीन करने के बाद वो कहती है कि मुझे तो ये नशेड़ियों का काम लगता है जो थोड़े बहुत पैसे के लालच में यहाँ पर आ गए होंगे। तभी जैक के अंदर का छोटा चेतन कहता है इसको कहो हर रात कुछ नशेड़ी लड़के हमें बाहर परेशान करते हैं। अब जैक बिल्कुल ऐसा ही करता है और सारा इल्जाम उन लड़कों पर लगाने लगता है, लेकिन एग्मा कहती है बिना सबूत मैं किसी से भी पूछताछ नहीं कर सकती और वैसे भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए कल से तुम डे केयर खोल सकते हो। फिर एग्मा के जाने के बाद जैक और साशा नीचे जाते हैं और थोड़ा बहुत सामान जो बिखरा हुआ था जचाने लगते हैं। तभी जैक को वहां पर बोरिस मिल जाता है। उसको देखकर साशा अपनी गन निकाल लेता है। जैक कहता है भाई तू डे केयर चलाता है, गन क्यों रखता है। साशा कहता है तू भूल गया क्या, मैं प्रोफेशनल हूँ। फिर वो दोनों चेक करते हैं और पता चलता है कि किसी ने इसको नींद की डिप लगाकर इसके अंदर सुला दिया है, लेकिन टेंशन की बात तो ये थी कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर वो बोरिस को वापस उसके कमरे के अंदर लिटा देते हैं और बेड़ियों से अच्छे से जकड़ देते हैं ताकि ये दोबारा से ना भाग पाए। तभी इनके घर की बेल बजती है और जब वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो वहां उनको एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है। फिर अंदर जाकर
कर जब वे दोनों लेटर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास अपने मेहमान को मारने के लिए पूरे 7 दिन हैं। शुक्रवार सुबह 7 बजे तक बोरिस का कटा हुआ सिर प्लेग्राउंड की दीवार पर लटका होना चाहिए, वरना तुम और तुम्हारे दोस्तों की क्राइम वाली तस्वीरें पुलिस के पास पहुंच जाएंगी। लेटर पढ़ने के बाद साशा कहता है, अब हमारी सच में लग गई, ये साला कौन हो सकता है। तभी जैक कहता है कि ये जो भी है इसको हमारे डे केयर और बोरिस दोनों की जानकारी है। साशा कहता है, भाई क्यों ना बोरिस को टपका डालें, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। लेकिन छोटा चेतन कहता है, नहीं, हम उसको नहीं मारेंगे, वरना ब्लैकमेलर तुम्हें सारी जिंदगी ब्लैकमेल करेगा। दूसरी तरफ एग्मा अपनी छानबीन में लगी थी कि कैसे जैक का पर्दाफाश किया जाए, लेकिन तभी वहां पर उसकी कोलीग आती है और एक फाइल देते हुए कहती है, सर ने तुम्हारे लिए एक नया केस भेजा है। एक वेटर खाई में गिरकर मर गया है और अब तुम्हें साबित करना है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। अब एग्मा को पता नहीं था कि ये वाला केस भी जैक से जुड़ा है, इसलिए वो फाइल को साइड में ही पटक देती है। दूसरी तरफ जैक की वाइफ उसकी बेटी को छोड़ने के लिए आती है और कहती है, मैं इसको शाम 4 बजे ले जाऊंगी। तभी छोटा चेतन कहता है कि ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसमें ये इतना सज धज कर जा रही है। अब छोटू की बात सुनकर जैक को भी शक हो जाता है कि जरूर कुछ तो लोचा है। फिर वो अपनी बेटी को पार्क में घुमाने के लिए ले जाता है और खुद बेंच पर बैठकर बड़ी ही शांति से सोचता है कि पहले जब मैंने माइंडफुली तरीके से मर्डर किए तो मुझे पता था कि मेरा दुश्मन कौन है, लेकिन अब तो मुझे मेरे नए दुश्मन के बारे में कुछ भी नहीं पता और ऊपर से मैंने ये भी तय कर लिया है कि मैं अब और मर्डर नहीं करूंगा। तभी वहां पर साशा भी आ जाता है और बताता है कि मैंने डे केयर के सभी पेरेंट्स की फाइलें चेक की है और मुझे उनमें से ये 3 डॉक्टर्स मिले हैं जिनको वो बेहोशी की दवा इजीली मिल सकती है। तभी वहां पर रात वाले बदमाश लड़के भी आ जाते हैं और शोर होने के कारण जैक की बेटी कहती है, पापा चलो यहाँ से चलते हैं। फिर शाम को 4 बजते ही उसकी वाइफ अपनी बेटी को लेने के लिए आ जाती है और अपने साथ ले जाती है। उनके जाने के बाद जैक बोरिस के पास जाता है जो कि अभी तक बेहोश पड़ा था। साशा उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठता ही नहीं। फिर साशा उसको उठाने के लिए कुछ बदबूदार ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन जैक बोरिस को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है और सोचता है कि अब तक तो इसको हमारा दोस्त बन जाना चाहिए था क्योंकि हमने इसको जान से नहीं मारा। तभी अचानक से बोरिस को होश आ जाता है और वो जैक का गला पकड़ लेता है। वो जैक की जान लेने ही वाला था। तभी वहां पर साशा आ जाता है और बोरिस के अखरोट दबाकर जैक को बचा लेता है। फिर जैक कहता है, बोरिस तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे ये बताओ कि कौन तुम्हें बेहोश करके यहाँ से बाहर ले गया था। बोरिस कहता है, मुझे नहीं पता, कल कोई मेरे चेहरे पर लाइट मार रहा था और पिछले हफ्ते भी, और साथ में फुद्दू सी सीटी भी बजा रहा था। जैक कहता है, फिर क्या हुआ? फिर बोरिस कहता है, मैंने उसको धमकी दे डाली कि अगर तुमने ये फुद्दू सी सीटी बजाई तो मैं तुम्हारे होंठ काट दूंगा। फिर वो वहां से चला गया और उसके थोड़ी देर बाद तुम खाना लेकर आ गए। मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारा ही काम है। फिर जैक पूछता है, कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बोरिस बताता है कि जब कल उसने मेरे चेहरे पर लाइट मारी तो मैं दरवाजे के पास गया ताकि उस साले को पकड़ सकूं और उसके बाद मैं अब उठा हूं। मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। फिर जैक साशा को वो धमकी वाला खत दिखाने को कहता है जिसमें बोरिस का सर काटने की बात लिखी हुई थी। बोरिस कहता है, सालों तुम लोगों में इतनी हिम्मत कहां कि मेरा कुछ काट सको। वकील कहता है, हिम्मत की बात मत करो, मैंने तो वो काम किए हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। तभी साशा कहता है, बोरिस हम लोग बुरे नहीं हैं, बुरे होते तो अब तक तुम जिंदा नहीं होते। फिर जैक कहता है, जिसने भी तुम्हारा कटा हुआ सर मांगा है वो जरूर कोई सन की होगा, वरना कौन किसी का सर मांगता है। फिर बोरिस कहता है, इससे सुकून की बात तो कोई भी नहीं हो सकती कि जिससे तुम नफरत करते हो उसका सर तुम्हारे हाथ में हो। ये बात सुनते ही दोनों वहां से खिसक लेते हैं कि साला ये भी सन की ही है। तभी फिर से उनके घर की बेल बजती है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो अब की बार वहां पर बच्चों की कुछ माएं आई थी क्योंकि आज पेरेंट्स काउंसिल मीटिंग थी। फिर जैक को ना चाहते हुए भी उन सबको घर के अंदर बुलाना ही पड़ता है क्योंकि जैक पेरेंट्स का चुना हुआ लीडर था। अब बजाय कि अपने ब्लैकमेलर को ढूंढने के, जैक इन मम्मियों के साथ गप्पे शप्पे लड़ाने में लगा था। इस समय जैक एक मम्मी यानी कि नोरा की तरफ तो कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट था और ये वही थी जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जो जैक की तरफ देखकर हंस रही थी और ऊपर से ये डॉक्टर भी है। फिर वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है लेकिन मीटिंग के बाद में करूंगी। तुम्हारी बेसमेंट में एक लिप मॉन्स्टर है जो सीटी बजाने पर होंठ काटने की धमकी देता है। ये बात सुनते ही जैक सोच में पड़ जाता है कि ये बात इसको कैसे पता चली।
थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जैक के घर पर जब सभी लेडीज आपस में बातें कर रही थी तो जैक का दिमाग सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढने में लगा था कि आखिर लोरा को उसके बेसमेंट के बारे में कैसे पता चला। फिर कुछ देर तक उन सभी औरतों की बकबक सुनने के बाद जैक आज की मीटिंग खत्म कर देता है और कहता है हमने आज जिस जिस टॉपिक पर भी बात की है उसके बारे में अब परसों बात करेंगे। फिर सभी लेडीज वहाँ से चली जाती है लेकिन लोरा रुक जाती है ताकि साफ सफाई करवाने में जैक का हाथ बटा सके। फिर जैक उससे पूछता है कि तुमने जो मुझे लिप मॉन्स्टर की बात सुनाई वो तुमने कहाँ से सुनी। लोरा कहती है मेरे बेटे से, वो एक हफ्ते से मुझे ये सब बता रहा है लेकिन मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। अब एक तरफ लोरा थी जो लिप मॉन्स्टर की बात कर रही थी और दूसरी तरफ हमारा वकील जो लोरा के लिप से लिप चिपकाने के चक्कर में था। फिर वकील कहता है क्यों ना एक एक जाम हो जाए। फिर जब वकील अपने फ्रिज में से वाइन निकालता है तो छोटा चेतन आकर कहता है तुम इसकी लेना चाहते हो ना। फिर जैक अपने अंदर के छोटू को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और लोरा के साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाता है। ड्रिंक करते समय दोनों काफी सारी बातें करते हैं। फिर लोरा अपने भाई के किसी केस में जैक की हेल्प मांगती है और उसका पर्सनल नंबर भी ले लेती है। फिर जाने से पहले लोरा बाथरूम पूछती है। छोटू कहता है मत बताना, ये बाथरूम गंदा कर देगी, लेकिन वकील उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर लोरा के जाने के बाद वकील साशा के पास जाता है और बताता है कि एक मोम ने कंप्लेंट की है कि हमारे बेसमेंट में एक मॉन्स्टर है जो उसके बेटे के लिप्स को काट कर खाना चाहता है। अब साशा को शक हो जाता है कि जरूर वही वो ब्लैकमेलर होगी, लेकिन जैक कहता है नहीं यार मुझे ऐसा नहीं लगता, चलो मैं अपनी नींद पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जब वो सोने की कोशिश करता है तो बाहर हो रहे शोर के कारण सो ही नहीं पाता। फिर वो ड्रैगन के एक आदमी यानी कि अपने साथी वोल्टर को कॉल करता है और झूठी कहानी बनाकर सुनाता है कि मेरे घर के बाहर प्लेग्राउंड में कुछ लफंगे आए दिन मुझे परेशान करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये ड्रैगन के दुश्मन होलगरसन के आदमी हैं। अब मैं चाहता हूँ तुम जाकर उनको सबक सिखाओ और सिर्फ सबक ही नहीं बल्कि उनकी हड्डी पसली एक कर दो। तभी थोड़ी देर बाद बाहर उन लफंगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और अपना वकील चैन की नींद सो जाता है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ऐसा करके इसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली और अपनी आने वाली कई रातों की नींद हराम कर ली। तभी सुबह सुबह इसके घर की बेल बजती है और जब ये दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर इसकी वाइफ आई थी। इसकी वाइफ कहती है कि मुझे जोर से लगी है, क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ। जैक कहता है क्यों नहीं, लेकिन जब वो बाथरूम में जाती है तो गुस्से में बाहर आती है और पूछती है वो सब किस डायन ने लिखा। फिर जब वो लिपस्टिक लगा हुआ गिलास देखती है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैक बाथरूम में जाकर देखता है जहाँ शीशे पर लिखा हुआ था थैंक्स फॉर द लवली इवनिंग। इसको छोटे चेतन ने समझाया भी था कि लोरा को वॉशरूम यूज मत करने दो, गंदा कर देगी, लेकिन वकील नहीं माना और इस फालतू से मैसेज के चक्कर में अपना नुकसान करवा लिया। इतने में जैक के पास वोल्टर का फोन आता है और वो इमरजेंसी जैक को अपने पास बुलाता है। दरअसल वकील ने जो झूठी कहानी सुनाई थी वो सच निकली और होलगरसन का कोई आदमी सच में जैक के घर के पास घूम रहा था। फिर वोल्टर बताता है कि इन दोनों के सभी साथी चरसी लफंगे थे और इन दोनों के पास से मुझे नशे का बहुत सारा सामान बरामद हुआ है, लेकिन पूछताछ करते वक्त इन दोनों ने कहा कि हम ड्रैगन और बोरिस को नहीं जानते। जैक कहता है तुम्हें इनसे हमारा नाम लेकर पूछताछ करने की क्या जरूरत थी। अब जैक को अंदाजा हो गया था कि मामला काफी बिगड़ गया है क्योंकि वोल्टर इनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। फिर जैक उसको कहता है कि फिलहाल तुम इन दोनों को कुछ भी मत करना, मैं कुछ घंटे बाद फ्री होकर आता हूँ। अब जैक की लाइफ के एल लग गए थे क्योंकि एक सरफिरा ब्लैकमेलर चाहता है कि जैक बोरिस का सिर काटकर उसको दे दे। इसकी वाइफ को लगता है कि इसका अफेयर चल रहा है और अब ऊपर से इसने बेवजह एक विदेशी माफिया से पंगा भी ले लिया। फिर वो छोटे चेतन को डांटता है कि तुम चुपचाप सो नहीं सकते थे, तुमने मुझे बेवजह अपनी बातों में फंसाकर मेरी वाट लगा दी। अब वकील जाता है डॉक्टर के पास और उसको अपने हालातों के बारे में बताता है कि मेरे अंदर का बच्चा मेरी लेने पर लगा है। फिर डॉक्टर उसको कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें अपने अंदर के बच्चे से माफी मांगनी होगी और हो सके तो तुम माफी में जो कुछ भी बोलना चाहते हो उसको एक लेटर पर लिख दो ताकि तुम जितनी बार भी उस लेटर को पढ़ो तुम्हारे अंदर का बच्चा भी उस लेटर को पढ़े। फिर घर जाकर वकील एक लंबी चौड़ी लेटर लिख देता है ताकि अपने अंदर के लल्लू बच्चे को शांत कर सके। अगले सीन में हम एग्मा को देखते हैं जो कि डे केयर के सामने वाले पार्क में छानबीन करने के लिए आती है। दरअसल रात को जो यहाँ गुंडों की पिटाई हुई थी उसकी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन गुंडों में से 2 लड़के गायब थे, ये बात बड़ी थी। फिर एक पुलिस वाला उसको बताता है कि किसी ने इन सब को बुरी तरह से पीटा है और इन 8 लड़कों में से 2 को किडनैप करके अपने साथ ही ले गया। फिर एग्मा सीधा वकील के पास पहुंच जाती है और पूछती है कि कल रात तुम्हारी खिड़की के सामने 8 लड़कों पर हमला हुआ था, पीटने वाले ने 6 को पीटकर यहीं पर छोड़
दिया और 2 को अगवा कर ले गया। क्या ये इत्तेफाक है? क्योंकि पिछले 6 महीने में तुमने 18 बार पुलिस को कॉल करके इन लड़कों की शिकायत दर्ज करवाई थी। मुझे तो तुम पर ही शक हो रहा है। जैक कहता है अगर मैं ये सब कर पाता तो एक बार भी पुलिस को कॉल नहीं करता। मुझे उन लड़कों से शिकायत नहीं है बल्कि पुलिस वालों से है जिन्होंने 18 बार में से एक बार भी एक्शन नहीं लिया। अब तुम यहाँ पर बार बार आना बंद करो और जाकर उन गुंडों को पकड़ो। इतने में वहाँ पर साशा भी आ जाता है और एग्मा चली जाती है। फिर जैक साशा को रात वाली पूरी स्टोरी बताता है कि मैंने होल्गरसन माफिया की झूठी कहानी बताकर पार्क में शोर कर रहे उन लड़कों को पिटवा दिया और कमाल की बात तो ये निकली कि उनमें से 2 लड़के सच में उस माफिया के लिए काम करते थे जो कि अब वॉल्टर के कब्जे में है। भाई मुझे क्या पता था मेरी फालतू सी कहानी सच हो जाएगी। तभी साशा बताता है कि मैंने पूछताछ करके पता लगाया है कि लोरा का बेटा मैक्स 1 हफ्ते पहले घंटों तक हमारे बेसमेंट में घूमता रहा और उसने बोरिस को देख लिया। जरूर उसने इस बारे में अपनी माँ को भी बताया होगा। लेकिन तभी उसके पास लोरा के भाई कर्ट का फोन आता है जो कि अब जैक का नया क्लाइंट था। वो जैक से बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था जो कि जैक को काफी अजीब लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं एग्मा जब अपने ऑफिस में बैठी सैंडविच खा रही थी तो उसकी नजर वेटर वाली फाइल पर पड़ती है जिसको जैक ने खाई में गिरा दिया था। पहले तो वो इंटरेस्ट नहीं लेती लेकिन जब उसकी नजर वकील के नाम पर पड़ती है तो उसके दिमाग के अंदर का सोया हुआ डिटेक्टिव जाग जाता है। फिर वो वहाँ की रिकॉर्डेड सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और खुश हो जाती है कि अब तो मैं वकील को फंसा कर ही रहूंगी। बेचारी भोली डिटेक्टिव। 4th एपिसोड में हम देखते हैं वॉल्टर अपने 2 दोस्तों ओला और पेपे के साथ मिलकर माफिया के दोनों आदमियों को खूब नशा देता है। इतना नशा कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, अब वकील ने इनसे ऐसा क्यों करवाया, ये जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आज सुबह जैक मेडिटेशन कर रहा था और साथ में सोच रहा था कि मैक्स ने बोरिस के बारे में अपनी माँ के अलावा किस किस को बताया होगा, कौन है जो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आती है और जैक हॉर्न की आवाज सुनते ही बाहर चला जाता है क्योंकि वहाँ पर लोरा का भाई कर्ट आया था जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग था। फिर कर्ट जैक को लंच के लिए लेकर जाता है। वहाँ जैक उससे उसकी कंपनी के बारे में पूछता है। कर्ट बताता है कि मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनी है, हम ऐप के जरिए स्कूटर किराए पर देते हैं। सीधा सीधा कहूँ तो हम पर्यावरण का भला करते हैं। फिर जैक उसको कहता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर से पर्यावरण का भला कैसे होता है जबकि वो खुद प्लास्टिक से बना है और उसके अंदर खतरनाक बैटरी है और ऊपर से ये सब बनते भी फैक्ट्री में है जो पर्यावरण का ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखती। और फिर जब आपके कस्टमर उन स्कूटर को इधर उधर खड़ा कर जाते हैं तो आपके डीजल वाले ट्रक उन सभी स्कूटर को इकट्ठा करते हैं। फिर आप ही बताइए कैसे हुआ पर्यावरण का भला। ये बात सुनते ही कर्ट को गर्मी लगने लगती है। फिर जैक पूछता है अब आप मुझे ये बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। कर्ट बताता है कि मैंने अपने काम के लिए एक बड़ा सा वेयर हाउस लीज पर लिया था और अब मैं उसको अपग्रेड करवाना चाहता हूँ और ऐसा मेरे पास अधिकार भी है, लेकिन उसका मेन पावर स्विच बेसमेंट में स्टील के गेट के पीछे है जिसको सिर्फ मेरा लैंडलॉर्ड ही खोल सकता है और मेरा लैंडलॉर्ड पिछले 6 महीनों से गायब है। फिर वो उस वेयर हाउस के पेपर्स दिखाता है जिनमें लैंडलॉर्ड का नाम बोरिस लिखा हुआ था। ये नाम पढ़ते ही जैक के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। फिर कर्ट उससे पूछता है कि क्या मुझे पुलिस को बताना चाहिए कि मेरा लैंडलॉर्ड लापता है। वकील कहता है इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, तुम जाकर उस गेट का दरवाजा तोड़ो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। वकील को शक हो जाता है कि ये साला इनडायरेक्टली मुझे धमकी दे रहा है, इसलिए वकील वहाँ से खिसक लेता है। तभी थोड़ी देर बाद जैक के पास एग्मा का फोन आता है और वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, फोन पर नहीं मिलकर। वकील कहता है शाम 4 बजे मेरे घर पर आ जाना। फिर वो सीधा बोरिस के पास जाता है और कर्ट की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसको जानते हो, इसने तुम्हारा वेयर हाउस किराए पर लिया है। बोरिस कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। फिर वो साशा के पास जाता है और कर्ट के बारे में सब कुछ बताता है कि हमारी क्या क्या बात हुई। फिर साशा बताता है कि ब्लैकमेलर ने एक मेल भेजी है। मेल में लिखा है कि मुझे शुक्रवार तक बोरिस का सर चाहिए और कल तक एक कान, अगर नहीं मिला तो मैं पुलिस वाली एग्मा मोम को तुम्हारे बेसमेंट के बारे में सब कुछ बता दूंगा। कान काटने के बाद कान को किसी ताजा मसालेदार मैगजीन के पन्ने में लपेटकर डे केयर के सामने वाली दीवार पर रख देना सुबह 7 बजे और इसकी फोटो मुझे ईमेल कर देना। अब दोनों को टेंशन हो जाती है कि इतनी जल्दी कान कहां से लाएंगे। फिर जब जैक मेडिटेशन करता है तो उसके अंदर का बच्चा कहता
कहता है कि हम किसी का भी कान नहीं काटेंगे। फिर जैक उसको समझाता है कि अगर तुम मुझसे जेल में बात नहीं करना चाहते तो मुझे किसी न किसी का कान तो काटना ही होगा। फिर जैक साशा के पास जाता है और कहता है कि हमें होल्गरसंस के उन दोनों मस्टूंडों में से किसी एक का कान काटना होगा। साशा उसकी बात से सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी उसको वकील की बात माननी पड़ती है। फिर वो दोनों वोल्टर के पास जाते हैं और ड्रैगन का नाम लेकर उन दोनों लड़कों में से किसी एक का कान काटने को कहते हैं। वोल्टर कहता है ये काम तो बहुत ही मुश्किल है। फिर वकील उसको आइडिया देता है कि उन दोनों को इतना नशा दो कि वो नशे के मारे बेहोश हो जाए, और फिर जब वो होश में आए तो कहो कि जो भी सामने वाले का कान काट कर देगा वो सही सलामत घर जा सकता है। वोल्टर उसकी बात मान जाता है। फिर वो दोनों अपने डे केयर जाते हैं, जहां एग्मा पहले से ही जैक का इंतजार कर रही थी। फिर घर के अंदर जाने के बाद एग्मा वेटर के मर्डर केस के लिए जैक का बयान मांगती है। ये बात सुनते ही जैक के रंग उड़ जाते हैं। इतने में वोल्टर का भी फोन आ जाता है, इसलिए जैक चालाकी से फोन काट के उसको पलट कर रख देता है। एग्मा कहती है कि मेरे साथियों ने जब उस रेस्टोरेंट में जाकर छानबीन की तो उन्हें पता चला कि मरने से पहले उस वेटर की तुम्हारे साथ बहस हुई थी। जैक कहता है हुई होगी, मेरी उससे बहस हुई क्या, इसलिए वो खाई में गिर गया, और वैसे भी जब मैं वहां से निकला तब वो जिंदा था, उसका एक्सीडेंट तो बाद में हुआ है। फिर एग्मा उसको एक फॉर्म देती है और कहती है इसको फिल करके परसों तक लौटा देना। एग्मा के जाते ही जैक के पास साशा का फोन आता है और वो कहता है कि तुम वोल्टर का फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, उसका मेरे पास फोन आया था, वो बोला कान तैयार है, एक नहीं चार, बोलो कितने चाहिए। फिर वो दोनों जल्दी से वोल्टर के पास जाते हैं। वोल्टर उन दोनों को बेसमेंट में लेकर जाता है, जहां जैक देखता है कि ये दोनों तो मर चुके हैं। तभी साशा कहता है अच्छा ही हुआ, अब ये दोनों अपने चाचा से हमारी शिकायत नहीं कर पाएंगे। फिर वोल्टर कहता है तुम ऊपर जाकर इंतजार करो, मैं इनमें से एक का कान लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में वो एक बॉक्स के अंदर कान लेकर अंदर आ जाता है और जैक साशा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर जैक कर्ट के बारे में पता लगाने के लिए लोरा के घर पर जाता है। काफी देर बातें करने के बाद लोरा बताती है कि पहले कर्ट मोटा हुआ करता था, और फिर वो जैक को उसकी फोटो भी दिखाती है। फिर जैक जानबूझकर लोरा को एक कप कॉफी लेने के लिए भेज देता है और खुद कर्ट की फोटो खींच लेता है। फिर वहां से निकलकर वो सीधा बोरिस के पास जाता है और उसको कर्ट की फोटो दिखाकर पूछता है बताओ कि क्या तुम इसको जानते हो। बोरिस कहता है हाँ, ये तो वही 30 सेकंड वाला कर्ट है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं एक आदमी मस्ती से अपने ट्रक में कहीं जा रहा था, तभी गलती से उसका ध्यान आतिशबाजी की तरफ हो जाता है और 2 आदमी आकर उसके ट्रक से टकरा जाते हैं। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि वही लड़के थे जिनको वोल्टर ने मार दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये मर गए थे तो यहाँ पर कैसे आ गए, तो ये जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। जैक बोरिस को कर्ट की ओल्ड फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि क्या आप इसको जानते हैं। बोरिस कहता है ये तो वही 30 सेकंड वाला कर्ट है। 20 साल पहले ये हमारे कोठे पर आया करता था और 30 सेकंड में ही इसका काम हो जाता था। वकील कहता है थोड़ा खुलकर बताओ। फिर बोरिस बताता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ गया था, हमेशा उसके लिए ही आता था। साशा कहता है क्या वही गर्लफ्रेंड जिसका आपने सर काट दिया था। बोरिस इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता। फिर जैक कहता है मैं वकील हूँ, राज को राज रखता हूँ, इसलिए तुम मुझे बता सकते हो। फिर बोरिस बताता है कि वो मेरे दुश्मन ड्रैगन के साथ सोई थी, इसीलिए मैंने उसका सर काट दिया। जैक कहता है अब मैं समझ गया, कर्ट भी आपको बिल्कुल उसी तरह मारना चाहता है जैसे आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था। फिर वहाँ से बाहर निकलकर वकील साशा को कहता है कि कर्ट अपना बदला लेने के लिए हमारे हाथों से खून करवाना चाहता है, लेकिन हम भी उसको बता देंगे कि हम इतनी जल्दी ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं, खासकर 30 सेकंड वाले कर्ट से तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो अपने छोटू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, और छोटू से आइडिया लेने के बाद जैक वोल्टर के पास कॉल करता है और पूछता है उन दोनों लड़कों का क्या हाल है। वोल्टर बताता है कि अब तो वो दोनों सड़ने लगे हैं। फिर वकील कहता है कि मेरे पास एक धांसू आइडिया है, और ये वही आइडिया था जिसको हमने इस एपिसोड की शुरुआत में देखा था, यानी दोनों को एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पर बिठाकर कर्ट के ट्रक के साथ ही एक्सीडेंट करवा देना। अगली सुबह वकील और साशा दोनों मिलकर उस कान की फोटो खींचते हैं और फिर उसको एक अखबार के अंदर लपेटकर अपनी विंडो में एक कैमरा फिट कर देते हैं ताकि जो भी उस कान को लेने के लिए आए उसकी वीडियो बन जाए। फिर साशा सामने वाली दीवार पर उस पैक किए हुए
हुए कान को रखाता है। फिर जब वो वापस आता है तो जैक एक लेटर लिखकर पत्थर को उसमें लपेटकर साशा को दे देता है और कहता है तुम जाकर ये कर्ट की खिड़की तक पहुंचा देना। लेकिन तभी साशा देखता है कि एक बिल्ली उस कान वाले पैकेट को सूंघ रही है। फिर साशा भागकर उस बिल्ली के पास जाता है, लेकिन इतने में बिल्ली कान लेकर भाग जाती है। तभी वो पुलिस वाली भी वहां पर आ जाती है और उसको देखकर जैक टेंशन में आ जाता है और अपना कैमरा छुपा देता है। फिर जल्दी से वो कान वाले बॉक्स को भी साफ करने लगता है, लेकिन पुलिस वाली बार बार बेल बजा रही थी, इसलिए जैक ये सफाई का काम बीच में ही छोड़कर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। पुलिस वाली कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कॉफी के लिए अंदर नहीं बुलाओगे? जैक कहता है कॉफी खत्म हो गई है। फिर वो एग्मा को लेकर बाहर चला जाता है। एग्मा बताती है कि तुम्हारे घर के सामने जो 2 लड़के गायब हुए थे, कल रात वो मिल गए हैं और तहकीकात में पता चला है कि वो होल्गरसन नाम के माफिया के लिए काम करते थे। जैक पूछता है कहां पर मिले वो लड़के? एग्मा बताती है कि कल रात अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते वक्त एक बड़े से ट्रक के नीचे आ गए। ये बात सुनते ही जैक का छोटू कहता है मैं जानता था, मेरा प्लान काम आएगा। फिर एग्मा बताती है कि मुझे एक बात बहुत ही अजीब लगी। वो दोनों एक लाल रिबन से बंधे हुए थे और एक्सीडेंट के 6 घंटे पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी, वो भी ड्रग की ओवरडोज से। और इससे भी अजीब बात यह है कि उनमें से एक लड़के का कान गायब था। जैक पूछता है तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? एग्मा कहती है क्योंकि जिस दिन तुम्हारे डे केयर में चोरी हुई उसी रात वो 2 लड़के गायब हो गए और अगले दिन उनकी लाशें मिलती है। और वैसे भी तुम उन लड़कों के खिलाफ 18 बार कंप्लेंट दर्ज करवा चुके हो। जैक कहता है तुम एक वकील को इतना पागल समझती हो क्या कि पहले वो किसी की कंप्लेंट दर्ज करवाएगा और फिर बाद में उसको गायब करवा देगा? छोड़ो यार ये फालतू बातें, कम ऑन। इतने में वहां पर साशा भी आ जाता है और इस समय अपने हाथ में वो वही बिल्ली पकड़े हुए था जो कान लेकर भागी थी। एग्मा पूछती है तुमने बिल्ली क्यों उठाई हुई है? साशा कहता है कुछ बच्चे इसको परेशान कर रहे थे, इसीलिए मैंने इसको उठा लिया। फिर वो बिल्ली को नीचे उतार देता है और भगा देता है। इतने में वहां पर एक बच्चे की मदर आ जाती है और एग्मा चली जाती है। फिर क्लाउडिया को भगाने के बाद वो दोनों भी डे केयर वापस चले जाते हैं। अब अपना वकील बेचारा इस सोच में डूबा था कि लोग तो वीकेंड पर ये सोच रहे होंगे कि कहां पर घूमने जाएं और मैं इस टेंशन में हूं कि बोरिस को मारना है या नहीं। फिर जब वो जॉगिंग करने के लिए घर से बाहर निकलता है तो वहां उसको 30 सेकंड वाला कर्ट मिल जाता है जो कि घबराया हुआ था। वो जैक से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जैक के लिए कर्ट पड़ोसी के बच्चे जैसा था जिसको 10 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तभी कर्ट बताता है कि कल मेरे ट्रक के नीचे 2 आदमी आ गए और उनकी जान चली गई और ऊपर से किसी ने मेरे वेयर हाउस की खिड़की में ये लेटर भी फेंक कर मारा जिसमें लिखा था कि चुराई हुई इज्जत का बदला नहीं लिया जाता। जैक कहता है मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कर्ट कहता है वो दोनों किसी बड़े माफिया के आदमी थे, अब वो मुझसे जरूर बदला लेगा। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते जो पैसे लेकर इस मैटर को सोल्व करवा दे? जैक कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फिर कर्ट कहता है कि मैं भी तुम्हारा एहसान का बदला तुम्हारे राज को राज रख कर चुकाऊंगा। फिर उसके जाने के बाद जैक उसकी बोतल को प्लास्टिक में लपेटकर अपनी कार में रख लेता है। अब जरूर ये वकील इस बोतल का इस्तेमाल करके कोई बड़ा कांड करने वाला था। फिर वहां से निकलकर जैक पार्क में जॉगिंग करने के लिए जाता है। भागते भागते उसको डॉक्टर दिखाई देता है जो कि कहता है कि तुम ज्यादा देर तक अपनी मुश्किलों से भाग नहीं सकते, एक ना एक दिन वो तुम्हें दबोच लेंगी। फिर थोड़ा और आगे जाने पर जैक को कर्ट दिखाई देता है जो कि कहता है कि तुम बोरिस को मार क्यों नहीं देते, पता नहीं क्यों इतने नखरे कर रहे हो। फिर उसके जाने के बाद जैक को वो मरे हुए लड़के दिखाई देते हैं जो कि जैक के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं हमारा क्या कसूर था साले, हमें क्यों मरवाया। तभी अचानक से उसके सामने पुलिस वाली आ जाती है और पूछती है उस वेटर की मौत कैसे हुई। फिर जैक उसको भी चकमा देकर आगे बढ़ जाता है और वहां पर उसको अपनी वाइफ दिखाई देती है जो कि पूछती है कि मेरे होते हुए तुमने किसी और के साथ अफेयर क्यों किया। फिर उसके जाने के बाद बोरिस आ जाता है और पूछता है ओए वकील, तू साले मेरे साथ करना क्या चाहता है, क्यों मुझे बेसमेंट में बंद करके रखा है? वकील कहता है पता नहीं। फिर बोरिस कहता है कभी ना कभी तो तुझे मुझे मारना ही पड़ेगा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। फिर तालाब के किनारे खड़ा होकर जैक सोचने लगता है कि मेरी इन सभी मुश्किलों में से सबसे बड़ी मुश्किल है बोरिस और कर्ट। अगर ये दोनों मर जाए तो मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। तभी पीछे से छोटा चेतन कहता है बोरिस को मत मारना, कितना क्यूट है वो। जैक कहता है उसके बारे में तो ऐसा सोचना भी मत, बहुत खतरनाक अपराधी है वो। फिर छोटा चेतन कहता है क्यों ना कुछ ऐसा करो कि बोरिस और कर्ट एक दूसरे की जान ले ले।
जैक कहता है ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं एग्मा जैक की वाइफ से पूछताछ करने के लिए जाती है और पूछती है कि जब तुम लोग घूमने के लिए गए थे तो उस वेटर की जैक के साथ बहस क्यों हुई थी। जैक की वाइफ कहती है तुम्हें क्या लगता है उसको खाई में धक्का जैक ने दिया है। इतने में जैक भी वहां पर आ जाता है और एग्मा खिसक लेती है। फिर जैक कहता है अब ये तुम्हें भी परेशान करने के लिए आ गई, मुझे भी कब से परेशान कर रही है। तभी हम देखते हैं कि एग्मा जब अपने बच्चे को लेकर वहां से जाने लगती है तो उसकी नजर बिल्ली पर पड़ती है जो कि वो कटा हुआ कान खा रही थी और एग्मा उसको देख लेती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या भसड़ मचती है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं रात को साशा कर्ट के वेयर हाउस में आग लगा देता है। अब इसके पीछे अपने वकील की क्या चाल रही होगी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आज सुबह एग्मा अपनी कोलीग से केस के बारे में डिस्कस कर रही थी कि होल्गर सन्स के जो 2 लड़के गायब हुए थे वो मरने के बाद एक स्कूटर पर बैठकर ट्रक से टकरा गए। अब बिल्ली ने तो उन दोनों को धक्का दिया नहीं होगा क्योंकि बिल्ली को तो मैंने मरे हुए लड़के का कान खाते हुए देखा था। और इन सब बातों में मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इन सब से मेरे वकील दोस्त का क्या कनेक्शन है। दूसरी तरफ जैक और साशा कर्ट के वेयर हाउस में आग लगाने का प्लान बना रहे थे। साशा कहता है कि ऐसे में वो पुलिस की जगह हमारी हेल्प क्यों लेगा। वकील कहता है क्योंकि उसकी कंपनी घाटे में चल रही है और ऊपर से पुलिस भी उस पर विश्वास नहीं करेगी क्योंकि उन्हें लगेगा कि उसने अपने इंश्योरेंस के लालच में अपनी कंपनी में जानबूझकर आग लगाई है और हम भी उसको फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मेरे पास उसका फिंगरप्रिंट लगा कॉफी कप है और उसी कप से हम उसकी कंपनी में आग लगाएंगे। फिर घर जाकर जब जैक नहाने लगता है तो अपनी बीवी से भी पीछा छुड़वाने के बारे में सोचता है, लेकिन एन मौके पर उसकी वाइफ आ जाती है। पहले तो वो बेल बजाती है और फिर कॉल भी करती है, लेकिन जब जैक दरवाजा नहीं खोलता तो उसकी वाइफ अपने पास रखी हुई चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। फिर वो जैक को आवाज लगाती है। जैक कहता है तुम लिविंग रूम में बैठो, मैं अभी नहा कर आता हूँ। फिर उसकी वाइफ इधर उधर सामान देखने लगती है और उसकी नजर उस लेटर पर पड़ती है जो उसने अपने अंदर के बच्चे के लिए लिखा था। फिर वो उस लेटर को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि मुझे माफ कर दो, मैं उसे ही समझ नहीं पाया जिसके साथ बरसों से रह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जाति की है और अब मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम्हें भी इस आजादी में खुशी मिलेगी। ये लेटर पढ़कर जैक की वाइफ इमोशनल हो जाती है और जैक के आने पर उसको कहती है कि तुमने पहले कभी भी मेरे लिए इतना प्यारा खत नहीं लिखा और फिर उसको गले से लगा लेती है। जैक भी येड़ा बनकर पेड़ा खा लेता है और अपनी वाइफ को नहीं बताता कि ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिखा। फिर उसकी वाइफ इमोशनल होकर उसको बता देती है कि मेरा पिछले 3 महीने से अफेयर चल रहा है। ये बात सुनकर जैक को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बेचारा अपनी वाइफ को कहता है कोई बात नहीं। फिर वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो वैसे भी तुमसे पीछा छुड़वाने के बारे में ही सोच रहा था, अब खुद ही पीछा छूट रहा है तो मुझे गुस्सा क्यों करना। फिर कैटरीना जैक को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगती है कि कैसे हमारी पहली मुलाकात हुई और बाद में प्यार हो गया, लेकिन जैक को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस उसकी सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल रहा था। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि अब से हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहेंगे और अपनी बेटी के अच्छे माँ बाप भी, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी तरफ एग्मा कर्ट से बात करने के लिए उसके वेयर हाउस में जाती है, लेकिन कर्ट की तो फट जाती है। फिर ऊपर जाकर एग्मा उससे पूछती है कि तुम्हारे ट्रक के नीचे आकर जो 2 लड़के मरे थे क्या तुम उनको जानते हो। कर्ट कहता है नहीं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे ट्रक की वजह से उनकी जान चली गई। फिर एग्मा उसको बताती है कि तुम्हारे ट्रक की वजह से नहीं गई बल्कि वो पहले ही मर चुके थे और एक का तो कान भी गायब था जो कि आपके भतीजे के किंडरगार्टन के पास मिला है। आप कभी कभी अपने भांजे को लेने के लिए जाते हो, क्या आपने वहाँ पर कुछ अजीब सा नोटिस नहीं किया। कर्ट कहता है नहीं। फिर एग्मा कर्ट को अपना कार्ड देती है और ये कहकर चली जाती है कि कभी भी कुछ भी बताना हो तो कॉल कर लेना। फिर वो गुस्से में जैक से मिलने के लिए जाता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा खुलते ही वो जैक के ऊपर सीधा सवाल फेंक कर मारता है कि जो लड़के मेरे ट्रक के साथ टकराए थे उनमें से एक का कान क्यों गायब था। जैक कहता है ये तो मूवी ज्ञान वाला ही बता सकता है क्योंकि वो पूरी सीरीज देख चुका है। फिर कर्ट उसको धमकी देता है कि तुम मुझसे खेलना बंद करो वरना मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा और तुम लंबा अंदर जाओगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो ये सब टाल सकते हो, तुम्हें बस होल्गर सन्स के आदमियों को मुझसे दूर रखना होगा। जैक कहता है घर जाओ और आराम से सो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी थोड़ी देर के बाद एग्मा साशा के पास आती है और बड़े ही प्यार से पूछती है कि कल जिस बिल्ली को तुम गोद में लिए घूम रहे थे वो किसी
किसी मरे हुए आदमी का कान चबा रही थी। क्या तुम कुछ बताना चाहोगे? साशा पूछता है कैसा कान? मुझे कुछ नहीं पता। फिर एग्मा कहती है लगता है तुम पुलिस स्टेशन जाकर ही बताना चाहते हो। इतने में वहाँ पर वकील भी आ जाता है और दोनों की बातचीत में दखल देते हुए कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरे क्लाइंट ने ऐसा क्या कर दिया जो इनको पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा? ये इस किंडरगार्टन के इज्जतदार डायरेक्टर साहब हैं। फिर एग्मा कहती है जैक तुम्हारे ही आसपास ये सब चीजें क्यों होती है? जैक कहता है ऐसा तुम सोचती हो, मैं नहीं। तभी रात को साशा चोरों वाले कपड़े पहनकर कर्ट के वेयर हाउस में पहुंच जाता है क्योंकि कर्ट इस समय अपने भांजे के साथ घर पर था और उसकी बहन जैक के साथ उसके घर पर। ये सब भी वकील की ही चाल थी। तभी कुछ देर बाद लोरा के पास उसके भाई कर्ट का फोन आता है और वो कहता है जल्दी से घर पर आ जाओ, मुझे वेयर हाउस जाना है, वहाँ पर आग लगी है। फिर जैक लोरा को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। फिर जब वो वापस जाने लगता है तो उसके पास साशा का फोन आता है और वो पूछता है कि अब हमें क्या करना है। जैक कहता है कि हमें कर्ट के रिएक्शन का इंतजार करना है। दोस्तों जल्दबाजी में आकर जैक ने कर्ट के वेयर हाउस में तो आग लगवा दी, लेकिन अब जल्दी ही इसकी खुद की लाइफ में भी आग लगने वाली है। लास्ट सीन में हम दो आदमियों को देखते हैं जो नदी के किनारे कार रोककर उसमें से एक डेड बॉडी निकालकर पानी में फेंक देते हैं। जरूर ये लोग होल्गर सन्स के ही आदमी होंगे। अब ये लोग जैक के साथ क्या करने वाले हैं ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 7th एपिसोड में हम देखते हैं होल्गर सन्स के आदमी जैक को पकड़कर उल्टा लटका देते हैं। जैक बार बार चिल्लाता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, हम बैठकर बात करते हैं, लेकिन वो लोग जैक की एक भी नहीं सुनते। अब जैक इनके चंगुल में कैसे फंस गया जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सुबह सुबह जब जैक अपना काम कर रहा था तो उसके पास कर्ट का फोन आता है और वो कहता है कि होल्गर सन्स के आदमियों ने मेरा वेयर हाउस जला दिया। जैक कहता है ये तो बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर भी है, फोन पर नहीं बता सकता, तुम्हें मेरे पास आना होगा। कर्ट कहता है फिर तो मुझे पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हें होल्गर सन्स के आदमियों का कान काटने के लिए नहीं कहा था। ये बात सुनते ही जैक का शक यकीन में बदल जाता है कि इन सब के पीछे कर्ट का ही हाथ था। तभी बाहर से तेज म्यूजिक की आवाज आती है। जब जैक देखने के लिए जाता है तो उसको शक हो जाता है कि जरूर ये होल्गर सन्स के ही आदमी होंगे, इसलिए वो उनकी फोटो खींचने लगता है, लेकिन एक गुंडा जैक को देख लेता है। फिर जैक जल्दी से अंदर जाकर खींची हुई फोटो को वोल्टर के पास भेजता है और पूछता है क्या ये होल्गर सन्स के आदमी हैं? इतने में उसके घर की बेल बजती है और जब जैक दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वो गुंडे पूछताछ करने के लिए आए हैं। वो गुंडे बताते हैं कि हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, क्या आपने अपने घर के सामने वाले पार्क में हुई किडनैपिंग के बारे में सुना है? जैक कहता है नहीं, उस समय मैं सो रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे जब मुझे पता चला तो पुलिस अपनी तहकीकात कर चुकी थी। तभी जैक के पास वोल्टर का भी मैसेज आ जाता है कि ये दोनों होल्गर सन्स के ही आदमी हैं। फिर वो गुंडे पूछते हैं कि हमारे आदमियों ने बताया कि अक्सर रात को उनके ऊपर कोई सामान फेंकता है, क्या वो आप हैं? जैक कहता है नहीं, शायद वो सामने वाले घर में से ही कोई होगा। फिर वो गुंडे अपना कार्ड देकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जैक टेंशन में आ जाता है। उसके अंदर का छोटू भी उसका दिमाग खाने लगता है कि अब वो गुंडे हमें पकड़कर मगरमच्छ को खिला देंगे, या हो सकता है कि शेर के सामने फेंक दे। तभी परेशान होकर जैक छोटे चेतन को कहता है तुम शांति से बैठ जाओ, क्यों मेरी फाड़ने पर तुले हो भाई? फिर वो शांति से सोचकर कहता है कर्ट को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ही होल्गर सन्स के आदमियों की जान गई है, तो हमें होल्गर सन्स के आदमियों को भी यही विश्वास दिलाना होगा कि उनके आदमियों की जान कर्ट की वजह से गई है। अगले सीन में हम देखते हैं एग्मा कर्ट से पूछताछ कर रही थी। एग्मा फोटो दिखाकर कहती है कि आपकी दीवार पर लिखा हुआ था रिवेंज, क्या कोई आपसे बदला लेना चाहता है? कर्ट कहता है भला मुझसे कौन बदला लेगा, मेरी तो किसी से लड़ाई भी नहीं है। फिर एग्मा कहती है शायद होल्गर सन्स। ये बात सुनकर कर्ट और भी ज्यादा डर जाता है। फिर एग्मा पूछती है क्या तुम जैक को जानते हो? कर्ट कहता है हाँ, वो मेरा वकील है। फिर एग्मा कहती है कि हमें आपके फिंगरप्रिंट्स चाहिए ताकि जांच कर सके कि कहीं तुमने खुद तो अपनी कंपनी में आग नहीं लगाई। दूसरी तरफ साशा अपनी कार में रिपेयरिंग का सामान लेने के लिए आया था। तभी उसके पास जैक का फोन आता है और वो कहता है कि आते समय वोल्टर के पास से नशे की दवाई लेकर आना, कर्ट के लिए चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं होल्गर सन्स के वो दोनों गुंडे कर्ट के पास पहुंच जाते हैं। कर्ट उनको देखकर काफी डर जाता है और अपना कुछ जरूरी सामान तिजोरी में से निकालकर पीछे वाले रास्ते से भाग जाता है। फिर वो गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। आगे चलकर कर्ट को अपना ही स्कूटर मिलता है और फिर वो उसको अनलॉक करके वहां से भाग जाता है और वो गुंडे पीछे रह जाते हैं। फिर वो गुंडे उसकी वेबसाइट से उसका नंबर निकाल लेते हैं और उसके पास कॉल करके कहते हैं कि तू हमें देखकर भाग क्यों गया? कर्ट कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और तुम लोगों ने मेरा वेयर हाउस भी जला दिया और वहां पर धमकी भी लिख दी। गुंडे कहते हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम लोग तो सीधा सामने जाकर ठोकते हैं जैसे तुम्हें ठोकने वाले हैं।
है, समझा क्या? तू बैठा बैठा नए दुश्मन ही बनाता रहता है क्या भूतिए? ये धमकी सुनकर कर्ट डर जाता है और फोन स्विच ऑफ कर देता है। अब कर्ट को भी सब कुछ समझ में आ जाता है कि वकील ने मुझे धोखा दिया, वो साला डबल गेम खेल रहा था। फिर वो अपने बैग में से अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो निकालता है जिसका बोरिस ने गला काटा था, और अब एक ही बार में वकील और बोरिस दोनों से बदला लेने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ वो दोनों गुंडे जब वापस जा रहे थे तो एक गुंडा कहता है कि बॉस ने हमारे पास उस वकील की फोटो भेजी है और कहा है कि उस इलाके में ड्रैगन का राज चलता है और उसके बारे में ये वकील ही बता सकता है। फिर वो दोनों वकील को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। फिर वो लोग उसको सुनसान जगह पर ले जाकर उल्टा टांग देते हैं और कहते हैं कि हमारे भाई लोगों को तुम्हारे इलाके में अगवा किया गया और उनको अगवा करने वाले नकाबपोश बहुत ही होशियार निकले। अब तू या तो हमें उन गुंडों के बारे में बता दे या फिर खुद उनको पकड़कर हमारे हवाले कर दे, वो भी कल सुबह 7 बजे से पहले, वरना तुझे मार डालेंगे। फिर वो लोग वकील को थोड़ा डराते हैं और वकील डर के मारे हाँ कह देता है। फिर जाते जाते वो लोग वकील को रिमोट दे जाते हैं ताकि यहाँ से निकल सके। इतने में कर्ट भी किंडरगार्टन पहुंच जाता है और वहीं पर एक झूले के अंदर छुप जाता है ताकि जब वकील यहाँ पर आए तो वो उसका काम तमाम कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं एग्मा की कोलीग उसके पास आती है और बताती है कि हमें वेयर हाउस में से कुछ परखच्चों में से फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं जो कि खुद कर्ट के हैं और हमें पता चला है कि उसके ऊपर कर्जा भी है, लेकिन इंश्योरेंस से जो रकम मिलेगी वो कर्ज से कई गुना ज्यादा है। लेकिन एग्मा कहती है मैं तब तक ये केस बंद नहीं करूंगी जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि वो दोनों गुंडे मरने के बाद स्कूटी चलाकर खुद ट्रक में कैसे जा टकराए और उस कटे हुए कान का क्या माजरा है, और हाँ मेरा वकील दोस्त इन सब से कैसे जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जैक जब वापस आ रहा था तो वो साशा के पास फोन करके उसको भी सारी बात बता देता है कि मुझे होल्गर सन्स के आदमियों ने उठा लिया था। साशा पूछता है सब कुछ ठीक तो है ना, और वैसे भी मीटिंग का टाइम हो गया है और सभी पेरेंट्स आने वाले हैं। इस समय कर्ट भी छुपकर बेसब्री से जैक का ही इंतजार कर रहा था ताकि उससे बदला ले सके। फिर जैसे ही जैक वहाँ पर आता है कर्ट बेसब्र हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ती है, इसलिए वो शांत होकर वहीं पर बैठ जाता है। तभी कुछ ही देर में साशा मीटिंग शुरू कर देता है और एन मौके पर जैक भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है। फिर करीब 1 घंटे के बाद जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो सभी पेरेंट्स अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर साशा जैक को वो नशे की दवा भी दे देता है और कहता है बेस्ट ऑफ लक। इस समय कर्ट बाहर छुपकर मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो कर्ट जैक के घर में घुस जाता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं साशा अपने बेसमेंट में चैन वगैरह बांधकर एक ट्रैप तैयार कर रहा था, ऐसा ट्रैप जिसमें 2 लोगों को बांधा जा सके। अब ये किसके लिए था थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी। कर्ट जैक से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। जैक उसको घर के अंदर बुलाता है और पूछता है किस काम से आए हो। फिर कर्ट पूछता है कि तुमने अपने बेसमेंट में बोरिस को क्यों कैद कर रखा है। जैक कहता है पुराना हिसाब किताब बाकी था। फिर कर्ट पूछता है तो तुम उसको मार क्यों नहीं देते। फिर जैक कहता है कि मैं तुम्हारी दोनों मुसीबतों के बारे में ही सोच रहा था। पहली मुसीबत बोरिस, इसको तो मैं जल्दी ही मरवा दूंगा, लेकिन तुम्हारी दूसरी मुसीबत होल्गर सन्स, उसका समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। कर्ट कहता है मुझे नहीं लगता कि उसका मुझसे कोई लेना देना भी है। जैक कहता है तुम्हारे लगने ना लगने से क्या होता है। होल्गर सन्स अगर एक बार किसी को मरवाने के बारे में सोच ले तो उसको मरवा ही देता है। अब मेरा कहा मानो तो तुम इन सब चीजों से दूर चले जाओ जहां ना तुम्हें बोरिस के आदमियों से खतरा हो और ना ही होल्गर सन्स से। ये बात सुनकर कर्ट हंसने लगता है और पूछता है कि वहां मेरा गुजारा कैसे होगा। जैक कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम गुजारा करने के अलावा खर्च करते करते थक जाओगे। कर्ट उसकी बात मान जाता है। फिर जैक उसको एक पेपर देता है और कहता है तुम इस पावर ऑफ अटर्नी पर साइन कर दो ताकि मैं तुम्हारे बिजनेस को संभालते हुए पुलिस वालों को उसकी जांच करने से रोक सकूं। तब तक तुम आराम से फ्रांस पहुंच जाओगे। कर्ट मान जाता है और साइन कर देता है। फिर जैक कहता है इस खुशी में एक एग्जाम तो बनता ही है, लेकिन कर्ट कहता है कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए, हो सकता है पूरी रात जागना पड़े। फिर जैक कॉफी बनाने के लिए चला जाता है और कर्ट वाली कॉफी के अंदर नींद की दवा मिला देता है। इस दौरान कर्ट अपनी गन निकाल के जैक को मारने का पूरा प्लान बना लेता है। फिर जैसे ही जैक वहां पर आता है और पीने के लिए कॉफी देता है तो कर्ट कॉफी पीने से मना कर देता है क्योंकि उसको शक हो गया था कि जरूर इसमें कुछ मिलाया हुआ है। फिर वो जैक से अपना साइन किया हुआ पेपर भी वापस ले लेता है और उसको फाड़ देता है। कर्ट कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि
मुझे लगता है कि तुम मेरी हेल्प करने के बजाय मेरी मारने वाले हो। और फिर वो अचानक से जैक के ऊपर गन तान देता है। कर्ट कहता है कि एक बार पहले भी तुम मेरे भरोसे की धज्जियां उड़ा चुके हो, अब मैं दोबारा तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। होल्गर सन्स के आदमियों से मुझे पता चला है कि उन्होंने तो मेरे वेयरहाउस में आग ही नहीं लगाई, अगर वो नहीं थे तो और कौन था। फिर वो अपने बैग में से एक बड़ा सा चाकू निकालता है और कहता है अब हम बेसमेंट में जाएंगे। फिर वो बंदूक की नोक पर जैक को बेसमेंट में लेकर जाता है। जब जैक बेसमेंट में जाकर बोरिस वाला गेट खोलता है तो बोरिस समझ जाता है कि आज इन्होंने मेरे हाथ नहीं बांधे, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब वो कर्ट को देखता है तो पूछता है ये 30 सेकंड वाला कर्ट मेरे बेसमेंट में क्या कर रहा है। इतने में साशा को भी पता चल जाता है कि बेसमेंट में कोई गया है, इसलिए वो चुपचाप दबे पांव बेसमेंट में देखने के लिए चला जाता है। तभी कर्ट जैक की तरफ चाकू फेंकता है और कहता है उठा इसे और काट दे इसका गला, वरना मैं तुझे ठोक दूंगा। तभी साशा को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या भसड़ मची है, इसलिए वो चुपके से बैलेंस उठाता है और धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। लेकिन जब बोरिस की नजर साशा पर पड़ती है तो कर्ट समझ जाता है कि जरूर कोई आया है, इसलिए वो अलर्ट हो जाता है और साशा को दूर रहने के लिए कहता है। फिर वो उन सबको डराने के लिए हवा में गोली चलाता है, लेकिन बाकियों से ज्यादा तो वो खुद ही डरा हुआ था। अब बोरिस जो कि एक माफिया है, वो एक पल में भांप लेता है कि ये साला सिर्फ डरा रहा है, कुछ भी करने का दम इसमें नहीं है। इसलिए वो कर्ट को उकसाने लगता है और कहता है जिस लड़की से तू प्यार करता था, मेरे कहने पर उसने तुझसे लाखों रुपए लूट लिए और तू सोच रहा है कि वो तुझसे प्यार करती थी। तेरी पीठ पीछे हम सब तेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि 30 सेकंड के लिए तू लाखों रुपए उड़ा देता था। तुझे देखकर तो लगता है कि किसी ने तेरे ऊपर मूत दिया है। फिर जब बोरिस उसके हाथ से गन छीनता है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर गोली चल जाती है और पूरे बेसमेंट की लाइट चली जाती है। अब बेसमेंट में चारों के बीच में हाथापाई होने लगती है, कुछ नहीं पता चलता कौन किसको मार रहा है। फिर वकील अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है और देखता है कि मैंने गलती से साशा को ही लपेट दिया है। फिर जैसे ही बेसमेंट में थोड़ी सी रोशनी होती है, बोरिस बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पाइप से टकराकर बेहोश हो जाता है। फिर जैक जल्दी से अंदर जाता है और साशा को कहता है भाई गलती से हो गया, अब जल्दी से उस रशियन पहलवान को अंदर लाने में मेरी हेल्प कर। फिर दोनों को बंद करने के बाद साशा बेसमेंट में चैन वगैरह सेट करने लगता है और दूसरी तरफ वकील कर्ट के फाड़े हुए डॉक्यूमेंट को वापस से जोड़ता है और उसकी फोटो खींचकर उसको ग्राफ की तरह इस्तेमाल करता है और एक नए पेपर पर कर्ट के साइन कर देता है। फिर वो दोनों वापस से बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और चैन के दोनों सिरों पर बोरिस और कर्ट को बांध देते हैं। फिर जैक कर्ट को कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी रातों की नींद हराम हो गई है और बोरिस का भी अब हम ख्याल नहीं रख सकते, कभी न कभी तो इसको आजाद करना ही था, वरना ये हमें आजाद कर देता। फिर साशा उन दोनों के बीच में रखी टेबल पर चाकू रख देता है और कहता है तुम दोनों अपना आपसी मसला खुद ही सॉल्व कर लो। फिर वकील उन दोनों को समझाता है कि तुम दोनों को अलग अलग जंजीर से बांधा गया है, जिसके दूसरे सिरे पर एक ताला लगा है और चाबी भी उसी के अंदर है। आप दोनों एक दूसरे की चैन का ताला खोल सकते हो, लेकिन सोच कर खोलना, क्योंकि सामने वाला अगर आजाद हो गया तो वो दूसरे के साथ कुछ भी कर सकता है। अब आप दोनों ही समझदार हैं, फैसला आपके हाथ। फिर कर्ट कहता है कि अब तक तो लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। जैक कहता है कि बोरिस को तो कोई नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि इतने समय में सब लोग इसको भूल गए। और कर्ट तुमने तो खुद को ही खत्म कर लिया, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस ठप हो चुका था। फिर तुमने अपना बिजनेस बचाने के लिए होल्गर सन्स के 2 आदमियों से पैसा उधार लिया, जिनको तुम चुका नहीं पाए, और तुमने उन दोनों आदमियों को मार दिया। फिर तुमने इंश्योरेंस के लालच में अपने ही वेयर हाउस में आग लगा दी, और तुम ये एक लेटर के अंदर पहले ही लिख चुके हो और उस पर तुम्हारे साइन भी हो चुके हैं। अब पुलिस के पास तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी हैं। तो चलो मैं चलता हूँ, तुम दोनों जियो अपनी जिंदगी। फिर वो दोनों बेसमेंट को बंद करके बाहर से दीवार बनाने लगते हैं, ताकि इन दोनों का किस्सा हमेशा के लिए इस कमरे के अंदर ही दफन हो जाए। फिर वकील के कहने पर ओला और पेपे उस लेटर को कर्ट के घर के अंदर छोड़ आते हैं और टेबल पर थोड़ा सा माल बिखेर कर वहाँ पर एक लाल रिबन भी फेंक देते हैं, ठीक वैसा ही रिबन जो होल्गर सन्स के आदमियों पर बांधा हुआ था। फिर जब पड़ोसियों को इसके बारे में पता चलता है तो वो लोग पुलिस को भी बुला लेते हैं। इतने में साशा और वकील अपनी दीवार कंप्लीट कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अपने घर जाकर वकील होल्गर सन्स के आदमियों के पास कॉल करता है और बताता है कि मैंने पता लगा लिया है कि वो कोई और नहीं बल्कि कर्ट ही था। अब तुम खुद ही ढूंढ लेना वो कहां पर छुपा है।
दोस्तों वकील ने अब ऐसी चाल चली थी जिसके कारण उसकी सारी मुश्किलें एक ही झटके में हल हो गई। तभी उसके घर की बेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है बाहर फ्लोरा आई है। फ्लोरा कहती है कर्ट के घर से सू नोट मिला है, लेकिन वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता क्योंकि जब भी वो कोई गड़बड़ करता है तो इसी तरह छुप जाता है। अभी वो दूर कहीं किसी बीच पर नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर अपने अगले बेहुदा बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहा होगा। फिर वो बताती है कि कल मेरे बेटे मैक्स के पापा का कॉल आया था। वो मैक्स की पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं और साथ में मेरी भी। अब मुझे भी हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा, प्लीज मुझे भूल जाना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। लास्ट सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट डे जब जैक अपने किंडरगार्टन में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात एग्मा से होती है जो कि उदास लग रही थी। फिर जब जैक उसकी उदासी का कारण पूछता है तो वो बताती है कि रात को मेरे पास मेरे कुलीग का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि कर्ट के घर से पुख्ता सबूत मिले हैं कि होल्गर सन्स के आदमियों की मौत के पीछे उसका ही हाथ था, लेकिन वो कटा हुआ कान तुम्हारे किंडरगार्टन के सामने क्या कर रहा था ये मैं अभी भी नहीं समझी। जैक कहता है हो सकता है कि हमले के वक्त कान कटकर झाड़ियों में गिर गया हो और बाद में बिल्ली उसको उठाकर ले आई हो। तुम चाहो तो बिल्ली को अरेस्ट करके उससे पूछताछ भी कर सकती हो। मैं तो बिल्ली का केस लड़कर उसको छुड़ा भी नहीं पाऊंगा। फिर जाते जाते एग्मा वकील को कहती है कि मुझे तुम्हारा बयान लेना है, वो बयान जब तुम ऑस्ट्रिया गए थे और वहाँ पर वेटर की मौत हो गई थी। तभी वहाँ पर जैक की वाइफ कैटेरिना आ जाती है और कहती है वो वेटर बहुत ही बेवकूफ था और साथ में बदतमीज भी, और वैसे भी जैक पूरा वक्त मेरे साथ था। उसकी वेटर के साथ इसलिए बहस हुई क्योंकि वो हमारा ऑर्डर ही नहीं ला रहा था और इतनी सी बात पर कोई भी किसी का खून नहीं कर सकता। लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि कोई और करे ना करे, लेकिन अपना वकील जरूर कर सकता है। फिर पुलिस वाली वहाँ से चली जाती है और पीछे पीछे कैटेरिना भी चली जाती है। लास्ट में वकील अपने डॉक्टर के पास जाता है और बताता है कि मैंने और मेरे अंदर के बच्चे ने एक साथ मिलकर हमारी सारी मुश्किलों पर काबू पा लिया है, और इसी के साथ इस मजेदार सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर इसके थर्ड सीजन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली तो मैं एक पोस्ट डाल दूंगा। बस आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको मेरी हर पोस्ट हर वीडियो समय समय पर मिलती रहे। कुछ दिन पहले मैंने क्रूक्स सीजन 2 भी डाला था जो कि बहुत ही मजेदार था। उसमें दो चोर एक सिक्का चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिक्का किसी माफिया के हाथ लग जाता है और फिर वो सिक्का वापस देने के बदले उन चोरों से उल्टे सीधे काम करवाता है। दोस्तों वो सीरीज भी बहुत ही मजेदार थी, आपको जरूर देखनी चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन बाय बाय।